साहब, आपके ख्याल में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में फूट पड़ चुकी है, ये खलबली मची हुई है। उनके बहुत ही अहम ओहदेदार जो कैंट की तरफ से जो इस्तीफ़ा आया और एक वो चार्जशीट भी है इस तमाम जराइम के ख़िलाफ़ जिसका इर्तिकाब इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। वगैरह हमें ईरान से कोई थ्रेट नहीं था, फिर भी इजराइल की मां पर हमने हमला किया है ईरान के ऊपर, और इसमें हमें सोच विचार करना चाहिए, वरना ही बहुत तबाहकुन इसके नताइज हो सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पहले ही अलहदा हो चुके हैं, मिडल ईस्ट पहले ही खफा है क्योंकि अमेरिका उनका दिफा नहीं कर सका। तो इस हारी हुई जंग से अमेरिका क्या निकालना चाहता है, और आपको लगता है कि मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे इस तरह के इंतहाई इकदाम उठाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू? जी शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है अली लारजानी, उसके सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी ज़रूर। मेरे ख्याल में इसराइल ने इनको शहीद करके दो मकासद उसने हासिल करने की कोशिश की थी। एक ये कि वो देख रहा था कि अलायंसेस, चूंकि जैसा आपने जिक्र किया है, वो टूट रहे हैं, तो उसको डर था कि कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर से अब मुंह न मोड़ लें। अब चूंकि वो इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो उसका दुरुस्त। एक और तरीका ये था कि एक जो मॉडरेट वॉइस थी अली लारजानी, जो कि एक डिप्लोमेटिक रोल भी अदा कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया जाए। उनको मालूम था कि इसके बाद आईआरजीसी जो है वो एक और हार्डलाइनर को इसके बदले लेकर आएगी। सो और वो जो इंतकाम का जज्बा होगा, तो वॉर की कंटिन्यूशन में इसको मदद मिलेगी। दूसरा, मेरे ख्याल में वो अपना एक जो डेटरेंस बैलेंस होता है, क्योंकि इसराइल पे अटैक हो रहे थे, तो वो एक रिन्यूड दिखाना चाह रहे थे दुनिया से कि इनिशिएटिव हमारे हाथ में है। ये बहरहाल मेरी अपनी एक जाती राय है, लेकिन इसमें ये देखना है, उसी तनाज़ुर में मैं बात करने लगा हूं जो आपने रीजनल अलायंसेस और सबकी की है, कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हलाक हुआ और कितनी तबाही हुई। हमें ये देखना चाहिए कि इससे चेंज क्या आई है। अमेरिका के क्या इससे ईरान का स्टेट स्ट्रक्चर वो मुंतशिर हुआ? अगर वो दुरुस्त। मुंतशिर हुआ हो, तो हमें उनके लीडर्स उसी तरह फम्बलिंग करते हुए नजर आए जैसे ट्रंप नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये हमें देखना है कि क्या उनकी नेशन का रिजॉल्व हमें नजर आ रहा है कि कम हुआ। वो आपने जिक्र किया कुछ रैली में, नजर आ गया कि नहीं है। और तीसरा ये कि क्या उसके रीजनल अलायंसेस जो हैं वो ब्रेक हुए हैं। मेरे ख्याल में वो स्ट्रेंथन हो चुके हुए हैं। सो याद रखें, ये शहादत, इसकी मिसाल आप यूं समझ सकती हैं, बड़ी कॉमन डे मिसाल के आपके जैसे घर में एक मोडेम और इंटरनेट होता है। आपने कभी रीसेट करना होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए वायर निकालती हैं, 30 सेकेंड, और आप जी। उसको फिर वायर को इंसर्ट कर देती हैं। दुरुस्त। सिस्टम रीइन्विगरेट हो जाता है और एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए कि ये जो लीडर जिनकी शहादतें हो रही हैं, ये बिल्कुल सही इसी कह तरह रहे की हैं। वायर है ये जो शहादत निकली जो है वो है और ईरान भी नहीं वायर को भूलाना दोबारा चाहता। इंसर्ट कर दी है। बिल्कुल, इस वक्त जितना नुकसान ईरान का हो चुका वो एक तरफ, लेकिन जो अमेरिका और इसराइल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तो फूट भी हमें नज़र आ रही है और दूसरा नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। अमेरिका के जो तमाम रडार सिस्टम थे वही नस्ब थे इसराइल के अंदर, और इसराइल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था वो भी यकीनन जो है वो अमेरिका की थी। लेकिन इस वक्त एक्सपोज हो गई है, ना तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर पा रहे हैं, ना ही अपनी सालमियत को यकीनी बना पा रहे हैं, और फिर ईरान के ऊपर एक के बाद एक दावा बोल रहे हैं। अब ईरान का जो जवाब आएगा वो इसराइल के लिए सहना तो मुश्किल होगा, वो आसान नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम देखें तो ईरान कहीं पीछे है। आप समझते हैं कि जिस तरह से इब्राहिम लिंकन को भी भागने पर मजबूर कर दिया ईरान ने, ईरान के पास मजीद कितनी कैपेसिटी मौजूद हो सकती है और कितना मजीद वो अपने दिफा को यकीनी बना सकते हैं? जी, ये अच्छा सवाल है आपका। अब टेक्निकल तौर पे दोनों मुल्क कहाँ खड़े हैं, इसके जवाब को समझने के लिए आपके ये बैकग्राउंड ज़रूरी है कि अब आजकल की जो दौर है, इसमें जो पावर है ये मैप पे नहीं चलती है। ये पावर बेसिकली आप तीन चीज़ों से ड्राइव करते हैं। एक, आपके जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे हैं रीजनल और बाकी वर्ल्ड में। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजिकल जो इंटरडिपेंडेंस है और सिक्योरिटी। और तीसरा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब आप देखें कि इन तीनों में ही, इसी टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, अमेरिका हारना शुरू हो गया है। अलायंसेस उसके ब्रेक होने शुरू हो गए हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि नाटो ने रिफ्यूज कर दिया है। और उसके जो यूरोपियन अलायंस है, ये इतना बड़ा एक साना है दुनिया में कि जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में नजर नहीं आ रहा। और शायद यही एक अमेरिका की जवाल की एक बहुत बड़ी जो है अलामत बनेगा। आप देखें, ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दी है कि हमने सारी लीडरशिप खत्म कर दी, हमें समझ नहीं आ रही हम लड़ किसके साथ रहे हैं। यानी कि दिस शोज कि ईरान का स्ट्रक्चर कितना लीडरशिप वाला जबरदस्त है कि ट्रंप को ये स्टेटमेंट देनी पड़ गई। अच्छा, दूसरी हमने बात की थी कि उस पिलर में इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी की बात हुई थी।
अब ईरान ने ये शो कर दिया कि डिस्पाइट 40 इयर्स ऑफ सैंक्शंस, डिस्पाइट इस फैक्ट कि उसने वेस्ट से कोई टेक्नोलॉजी दी, उसने अपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली दुरुस्त। इंडिजिनसली, क्योंकि आप सैंक्शंस में होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती है कि आज उसी टेक्नोलॉजी से दबाव दे रहा है। और तीसरा, वो जो इकोनॉमिक की मैंने बात की थी, इकोनॉमिक गेम तो ईरान के हाथ में आ गई है। अभी जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब $100 से हो तो अमेरिकन सीरियन लॉस में आ जाता है। और जो अभी की प्राइसेस हैं, अमेरिका को ईरान को पर डे $120 मिलियन का मुनाफा हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में तो हमने देख लिया कि डिस्पाइट उनके थर्ड सिस्टम के, एरो के, और जो भी आप उसको नाम दें, ईरानियन मिसाइल जो हैं वो हिट करी जा रहे हैं। अब इसकी दो वजूहात हैं। एक, ईरान ने अपनी जो रीजनल लाइंस थी हिजबुल्लाह, इसको बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम पे प्ले किया, जब उसने देखा कि इसराइल के पास एक तो नंबर्स कम हो गए हैं कि अब वो पहले की तरह, पहले वो एक एक मिसाइल पे 11-11 मिसाइल फेंक रहा था उसको डिफेंड करने के लिए। एक, उसने वहां पे अपना हाथ रोका है। जैसे ही उसने देखा हाथ रोका है, उसने हिजबुल्लाह से कहा कहा हिजबुल्लाह ने वहां से 100 रॉकेट्स और मिसाइल का बैराज एक साथ फेंकते हैं। जी जैसे ही हाँ। वो फेंकते हैं, ईरान ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, ईरान इस तरफ से अपना मिसाइल करता है। तो इतना दुरुस्त। उनके एयर डिफेंस को सैचुरेट कर दिया जाता है कि इसराइल के अंदर एक नाकाबिले बयान किस्म की तबाही आई है, जो कि उस रीजन में उनके लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी। और शायद यही वजह है कि इसराइल ने जो मना कर दिया है कि सिर्फ ड्यूल नेशनल इसराइल को छोड़ के जा सकते हैं, बाकी जो है वो छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो दुरुस्त। तो टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, और फिर आप लास्ट थिंग कि आप ये देखिए कि ईरान ने जो इनके 19 ठिकानों को गल्फ में निशाना बनाया है, बेशक आप कह लें कि 90% उनके मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन जो इंटरसेप्ट होते हैं उनकी डिग्रीज भी गिर के काफी डैमेज करती हैं, और 10% पेनिट्रेट भी कर गए हैं। और दुरुस्त। 90,000 तो सिर्फ यूके सिटीजन वापस जा चुके हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेस्टर्न सिटीजन का आप डेटा देखें और अमेरिकन का, तो बहुत बड़ा इनकलाब हुआ है। तो यही तो वॉर ईरान तो बताना चाह रहा था कि मैं कॉस्ट इम्पोज करूंगा, मैं रेजिलियंस दिखाऊंगा। अब अभी और तक मैं तो आई ईरान टेल यू, की स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं अलवी साहब की काफ़ी हद तक डैमेजिंग साबित हो रही है, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक पाइल भी काफ़ी हद तक इंटरसेप्टर्स का खास तौर पे वो कम होता जा रहा है। अगर लागत की बात की जाए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, चाहे वो शायद ड्रोन्स हों या फिर मिसाइल्स हों, उनकी लागत बहुत कम है जो मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो ये कि इस खित्ते के सॉरी, अंदर, वो ये नहीं कह सकते कि ड्रोन्स कम हो गए। ड्रोन्स के बारे में जो एस्टिमेशन है, नहीं नहीं, दैट इज अराउंड मैं 80,000। ड्रोन्स के इंटरसेप्ट करने के लिए जो कैपेसिटी है, जो स्टॉक पाइल है इजराइल जी के जी पास, जी, मैं उसका बिल्कुल तस्करा बिल्कुल। कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त खित्ते के अंदर जो हमारे अरब ममालिक हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं ईरान के, आपको लगता है कि वो कुछ सबक सीख पाए होंगे अभी तक की इस जंग से? हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त ममालिक हैं जिनकी बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं और ईरान उनके ऊपर कार्रवाई करने पर मजबूर है। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनको नहीं छोड़ेगा। तो ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? इंतहा क्या देख रहे हैं? ईरान की तरफ से कितनी कैपेसिटी है, कितनी सकत है इस जंग को जारी रखने की, जवाब देते रहने की? और अमेरिका का इंतहाई इकदाम क्या हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो उसके इत्तेहादी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, उनके कैंप के अंदर फूट पड़ चुकी है, और ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? और आखिरी इंतहाई इकदाम अमेरिका की तरफ से क्या हो सकता है इस जंग के अख्ताम में? जी, आखिरी इंतहाई इकदाम जिसकी तरफ लोग अक्सर इशारा करते हैं, न्यूक्लियर। और कल अमेरिकन एक सेनेटर ने कहा था कि इसराइल की तरफ से ये हो सकता है। ये मेरे ख्याल में गीदड़ भभकियां हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन, मैं आपके आखिरी सवाल की तरफ पहले आ गया हूँ। जी जी। न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करना आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल है। देखें, इससे एक तो आप सारी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ये टैक्टिकल न्यूक्स आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद है जब दुरुस्त। पाकिस्तान ने डेवलप किए थे तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन्हीं की तरफ से आई थी। दूसरा, आप डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट और वीक हो जाते हैं। और तीसरा फिर ये है कि अगर इसके फिर जो असरात आएंगे रीजन पे, और जो वॉर जिस तरह इंटेंसिफाई हो जाएगी, ना खत्म होने वाली वॉर बन जाएगी, जिसके अंदर फिर आप जबरदस्ती चाइना और रशिया को भी ड्रैग कर लेंगे। सो ये इंतहाई इकदाम वाली ऑप्शन जो है, ये मैं और इंतहाई इकदाम आपको बता दूंगा जहां मैं समझता हूँ कि ये जा बिल्कुल सकते ठीक। हैं। रीजनल की आपने बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है। मुझे लगता है ऐसे है कि शायद पाकिस्तान और तुर्की ने एक रोल प्ले किया है सऊदीया को और इन दूसरे कंट्रीज को ये कन्विंस करने के लिए कि इसको अरब और अजम की वॉर नहीं बनना चाहिए। ये मुजाहिद और सीआईए मिलके कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं कि जैसे ये आपस में आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुरुस्त। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने देखा है कि बात जो है वहां तक नहीं जा रही, बिकॉज आई थिंक गल्फ कंट्रीज इस चीज को समझ रहे हैं।
दूसरा मेरे ख्याल में गल्फ की अवाम और उनके लीडर्स के दरमियान में एक हमेशा से खलीज थी। वो खलीज शायद थोड़ी-सी अब और बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी कि वो अवाम हैं तो वो मुसलमान, उनके अंदर भी वही जज़्बे हैं जो हमारे अंदर हैं, मोर और लेस उसी किस्म की फीलिंग है। वो देख रहे हैं ईरान को कि एक ऐसी लीडरशिप है, जो रेज़िलियंस है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। और ये दुरुस्त। वाहिद कंट्री है दुनिया में, अभी आपके हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिसने अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री फाइट की है, उसको दुरुस्त। सस्टेन किया और अमेरिका को डैमेज किया है। ये अभी तक अमेरिका के आगे किसी ग्लोबल साउथ के कंट्री ने या किसी कंट्री ने भी नहीं किया था। आप देखें जिसके साथ भी अमेरिका ने वॉर की वो वन साइडेड वॉर थी। सद्दाम के साथ की 2 हफ्ते में कंक्लूड कर बिल्कुल। दिया, कज़ाफ़ी को खत्म किया, वॉर खत्म हो गई। बशार दुरुस्त। अल-असद को हटाया, मुल्क खत्म हो गया। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। सो गल्फ के अंदर टेम्परेरीली थोड़ा-सा उनको इस चीज़ का अवाम को भी हल्का-सा है कि हमारे ऊपर डेब्रीज़ गिर रही हैं क्योंकि अटैक नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपने कल रात को फॉरेन जो मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। उसमें वो बार-बार कह रहे हैं कि देखिए हम सिर्फ़ अमेरिकन्स को अटैक करते हैं। जी हाँ। फिर उन्होंने उसमें ये भी कहा, उन्होंने कहा मैं भी एक बिल्कुल इस ए लेकिन एक लेकिन पुरज़ा अलवी हूँ। साहब, जो तखरीबकारी का एलिमेंट है, जो शायद ड्रोन्स की कॉपीज़ या रेप्लिकास बनाए गए हैं और उन मिसाइल्स के भी जो ईरान इस्तेमाल करता है ताकि गलतफहमी पैदा की जा सके, मुसाद के जासूस कतर से, सऊदी अरब से पकड़े गए हैं। अभी भी शायद बहुत से सरगर्म हों जिनका मकसद, इनकी टास्क यही है कि आपस में एक दूसरे के सामने लाया जाए, अरब कंट्रीज़ को ईरान के मुखालिफ लाया जाए। तो इस एलिमेंट से निपटना भी तो एक चैलेंज होगा। और अगर हम इनडायरेक्टली भी अगर सहूलतकारी कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो फिर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस आग को, ईंधन को हवा देने में। सहूलतकारी किस सेंस में? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जासूसी का एलिमेंट ऑलरेडी है, जो इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि अपने तखरीबकारी से जो रेप्लिका ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मिसाइल भी ईरान की तर्ज के अपने पास रखे हुए हैं ताकि जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अरब कंट्रीज़ के अंदर, उनको निशाना बना के ये तासुर दिया जाए कि ये ईरान कर रहा है। तो इससे निपटना भी तो एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इसको भी तो समझना होगा कि ये इस वक्त जी, दुश्मन चाहता क्या है। देखिए बात ये है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या अरब कंट्रीज या गल्फ के लीडर्स हैं, उनको भी 2-3 रियलिटीज़ पता है। एक उनको पता होता है कि जब जंग होती है तो ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी, ठीक जी है? दूसरा उनको ये पता होता है कि फॉग ऑफ वॉर में ये सारे जो एस्पियोनाज और ये टैक्टिक्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वो दुरुस्त। अच्छी तरह जानते हैं सीआईए और मोसाद की हिस्ट्री क्या है। चौथा उनको इस चीज़ का अच्छी तरह पता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटेंशंस हैं इज़राइल की इस रीजन के बारे में, वो अच्छी नहीं है। दे आर बेशक ईरान से उनको खदशात हैं, लेकिन इज़राइल इज़ फार मोर वर्स्ट। जी तो जब हम इन सारी हकीकतों को देखते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में एफर्ट कर रहा है। फिर आप देखेंगे टर्की के ऊपर 2 मिसाइल अटैक हुए, लेकिन टर्की ने फौरन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो है ये ईरान की तरफ से नहीं आए हैं और ईरान ने भी उसको बताया। दोनों डेली बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है मोसाद और सीआईए के लिए आपस में लड़वा देना इन बिल्कुल। ड्रोन्स की शेप बना के, ये शक्ल बना के। दिस लेकिन इज हमने व्हाट आई देखा बिलीव। शाहिद अख्तर अलवी साहब के इससे पहले जब अरामको पर सऊदी अरब के अंदर अटैक हुआ तो वो भी ईरान के ऊपर डाला गया था, लेकिन बाद में मुसाद एजेंट्स पकड़े गए जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल भी की और जिन्होंने ये अरामको के ऊपर अटैक किया था। इस ये तरह के बहुत सारे 2006 और में भी हुआ था। जी जी ये आपको मालूम है कि 2006 में भी अरामको पे एक अटैक हुआ जो बिल्कुल। ईरानियंस पे डाला गया। सऊदी जी हाँ। इंटेलिजेंस फाउंड आउट कि ये मुसाद ने किया था और उन्होंने बड़ा उनको सख्त उसका जवाब दिया। तो हिस्ट्री है इन चीजों। और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त तमाम जो अरब ममालिक हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन ईरान के साथ होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा अटैक ईरान की जानिब से किया जा रहा है। और बेहतर यही होगा कि ये तमाम अरब ममालिक अपने अड्डे अमेरिका के हाथों इस्तेमाल ना होने दें ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि फिर खित्ते के अंदर मजीद कशीदगी बढ़ेगी और अगर कशीदगी इसी तरह से बढ़ती रही तो जो हम देख रहे हैं इस वक्त क्राइसिस पूरे खित्ते के अंदर पैदा हो चुका है, फूड क्राइसिस भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है, उससे निमटने के लिए कोई हिकमत अमली इस वक्त हमारे पूरे खित्ते में नज़र नहीं आ रही।